नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हिंदी में विज्ञान संचार पर चर्चा में। मैं हूं आपके साथ भावना गुप्ता और आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुवाद की। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। हर पल दुनिया के किसी न किसी कोने में नई खोज का आविष्कार होता रहता है, जो वक्त के साथ बदलते हुए हर एक इंसान तक पहुंच जाता है। सिर्फ सूचना के जरिए ज्ञान और विज्ञान और कला आज सिर्फ एक क्षेत्र का ना होकर पूरे विश्व की धरोहर बनने लगा है। यही वजह है कि आज अनुवाद के क्षेत्र में न सिर्फ तेजी से बदलाव आ रहा है, बल्कि इसके जरिए हम दूसरी भाषाओं के साहित्य, ज्ञान, विज्ञान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी जी। इसके अलावा प्रसिद्ध विज्ञान लेखिका और अनुवादक डॉक्टर विनीता सिंघल जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेवाड़ी जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे हम आपसे। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैज्ञानिक अनुवाद आखिर है क्या? वैज्ञानिक अनुवाद विज्ञान का जो टेक्स्ट है, वो चाहे कविता के रूप में हो, कविता और कहानी के रूप में हो, या वो लेखों के रूप में हो, या व्याख्यान के रूप में हो, विज्ञान की जो जानकारी है वो सारी जानकारी हमें हमारी भाषा में चाहिए। होता क्या है कि साधारण तौर पर विज्ञान का अनुवाद जैसे माना जाता है कि बाकी अनुवाद की तरह है, जैसे उपन्यासों का अनुवाद होता है, कहानी का अनुवाद होता है, या आम लेखों का अनुवाद होता है। उसमें क्या है कि अंग्रेजी भाषा आती हो और उसके बाद जो है हिंदी भाषा आती हो, और दोनों भाषाओं का ज्ञान साथ होने के साथ आसानी से कहानी या उपन्यास को, उन भावों को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। विज्ञान में थोड़ा सा फ़र्क है। विज्ञान में ये फ़र्क है कि एक वैज्ञानिक अनुवाद में विज्ञान के तथ्य बहुत ज़रूरी है। उसमें केवल इमोशंस, उसमें केवल भावनाएं नहीं हैं, इसलिए वो जटिल माना जाता है। वैज्ञानिक अनुवाद करना, विज्ञान की चीज़ों का, विज्ञान की जानकारी का अनुवाद करना। अब ये अनुवाद किसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अंग्रेजी से किसी अन्य भाषा में है, मान लीजिए हिंदी में ही है, लेकिन वो रिसर्च पेपर है, तो वो कठिन एक भाषा में होगा, माने तकनीकी भाषा में होगा, उसे तकनीकी अनुवाद कहेंगे। फिर उसके बाद विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए किया जाता है, तो वो अर्ध तकनीकी भाषा में अनुवाद कहलाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि विज्ञान की जानकारी हम आम लोगों तक, बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए आप जानती हैं कि सारा ज्ञान तो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही आता है। विदेशों से जितनी सूचनाएं विज्ञान की बाहर से आती हैं विज्ञान की, उनका अनुवाद होना बेहद ज़रूरी है। तो उस अनुवाद को करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस भाषा में करें जिसमें कि आम आदमी समझ सके और बच्चे भी समझ सकें। तो ये अनुवाद जो है तकनीकी हो गया, अर्ध तकनीकी हो गया, और आम लोगों के लिए पॉपुलर साइंस का अनुवाद। हम लोग आज जो ज़्यादातर बात करेंगे वो पॉपुलर साइंस के अनुवाद की बात करेंगे, क्योंकि हम ये विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए, उनके लिए विज्ञान की जानकारी की बात कर रहे हैं। तो विनीता जी, ये इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि विज्ञान अनुवाद को साहित्य की दूसरी विधाओं से, अनुवाद से किस तरह से अलग किया गया है? जैसा कि अभी मेवाड़ी जी ने कहा कि विज्ञान में जो होते हैं तथ्य होते हैं, प्रमाणों के ऊपर आधारित होता है विज्ञान, जो कि बहुत जरूरी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। एक कोई बात अगर किसी वैज्ञानिक, विज्ञान वैसे तो आप ये देखिए क्या, क्यों, कैसे पे ही निर्भर करता है। जब किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आता है या वैज्ञानिक के उसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, सूरज निकला तो क्यों निकला, चांद निकला तो क्यों निकला, तो वो केवल कविता उस पर लिख के नहीं छोड़ देता, वो उसका पता लगाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए प्रमाण भी जमा करता है। तो प्रमाण यानी यथार्थ। तो आप जब किसी उपन्यास का अनुवाद करते हैं या किसी कहानी का अनुवाद करते हैं, तो उसमें तथ्यों का इतना वो नहीं होता, आप थोड़ा सा इधर उधर घुमा सकते हैं। लेकिन आप जब विज्ञान का किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं, तो उसमें तथ्य सबसे मुख्य चीज़ होते हैं। वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और जो आज खोज हुई है, ऐसा नहीं है कि बरसों बाद नई खोज हो गई है तो वो खोज बेकार हो गई है। जो आगे चलता जाता है वो एक तरह से उसी पे बेस करता है। अगर वाटसन और क्रिक ने डीएनए नहीं खोजा होता तो आज बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती। एग्जैक्टली। सब उसी पे बेस कर रहा है। ठीक है, वो खोज बहुत पीछे छूट गई है, बहुत नई नई खोज हो गई हैं। इसी तरह न्यूटन ने गति के नियम नहीं अगर खोजे होते तो आज हम स्पेस में नहीं पहुंच पाते। तो विज्ञान में और जो दूसरा साहित्य कॉमन, उसमें यही सबसे बड़ा अंतर है कि वो यथार्थ पे टिका हुआ है सारा विज्ञान जो है। विज्ञान अनुवाद को आप एक ऐसी खिड़की कह सकते हैं जिससे होकर बाहर का ज्ञान हम तक पहुंचता है। तो
अगर मान लीजिए एक विज्ञान गल्प भी लिखा जाता है तो उसमें भी कोई वैज्ञानिक तथ्य निहित होता है। मेवाड़ी जी इस बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि वो विज्ञान गल्प उनकी पढ़ी होंगी आपने भी। तो विज्ञान तो बिना तथ्यों के चलता ही नहीं है। तथ्यों की बात मेवाड़ी जी अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत ही जो जो उसका शब्दों का चयन है वो किस तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों की आसानी से समझ में आ जाए। शब्दों की बात आपने कही तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 मार्च 1835 को मैकाले के कहने पर लॉर्ड बेंटिक ने जो है हमारे यहाँ शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी घोषित कर दिया था भारत में। सबसे बड़ी समस्या वहीं से पैदा हुई, जो कुछ हम अपनी भाषा में पढ़ रहे थे, संस्कृत में पढ़ रहे थे, हिंदी में पढ़ रहे थे या अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ रहे थे, वो सब उनके सामने अंग्रेजी आ गई। अब अंग्रेजी में एक इतना लाभ माना जा सकता है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लिखी समझी जाती है, तो उसमें ज़्यादातर ज्ञान अनुवाद होकर के अंग्रेजी में आ जाता है या मूल अंग्रेजी में आ जाता है। लेकिन हमारी भाषाओं में वो नहीं था। तो उस समय सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब अंग्रेजी का माध्यम भारत में अंग्रेजी वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया, तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो उस समय तमाम लोग थे ऐसे जिन्होंने ये किया कि हम अपनी भारतीय भाषाओं के साहित्य को बनाए रखेंगे और जो कुछ जानकारी हमारी लोक विज्ञान की है या विज्ञान की परंपरा की, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ भी तो आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त हुए और बराहमिहिर हुए और वो सारा एक ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे ही आयुर्विज्ञान में बहुत बड़ा काम हुआ जिसमें चरक थे, सुश्रुत थे, इन सब के ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे तो उनको हिंदी में अनुवाद होकर आना था। तो ये बड़ा काम शुरू किया कई लोगों ने हमारे देश में कि हम अपनी भाषा में बनाए रखें, अंग्रेजी ही नहीं, हम अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और शिक्षा इसके माध्यम से देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी में ही पुस्तकें लिखने का और अनुवाद करने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह से जो शब्दों की आपने बात कही, तो शुरू में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई शब्द कौन से लाए जाएं। शब्द या तो संस्कृत में थे या शब्द थे अंग्रेजी में जो भीतर आ रहे थे। तो एक इस तरह के शब्दों की परिपाटी तैयार हुई, ऐसी परंपरा शुरू हुई कि जिससे समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस अनुवाद का तो कोई लाभ नहीं है। तो शुरुआती दौर में कुछ शब्दावलियां बनाने की कोशिश की। उनमें से जैसे शुरू में किया गया तो माना ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इसको इस रूप में लें या न लें, ये बातें हुई। नाइट्रोजन को कई लोग शुरू में नत्रजन लिखने लगे, जबकि फास्फोरस को कुछ लोग स्फुर लिखते थे, कुछ लोग फास्फोरस लिखते थे, लेकिन पोटास को पोटास लिखते थे। अब ये तो पोटास को पोटास हम कह रहे हैं, नाइट्रोजन का नत्रजन कह रहे हैं, तो ये तो नहीं चल पाएगा। तो जब ये भाषा बदल जाती है तो फिर मायने बदल जाते हैं, लोगों को समझना भी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो प्रचलित नहीं है शब्द। तो बिल्कुल, तो वो एक कंफ्यूजन भी एक आ जाती है लोगों के दिमाग में। तो इस तरह से शब्दावलियों के निर्माण में आगे चल करके जब शब्दावली बनी, ऐसा हुआ कि सन 1961 में तब भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया और ये तय किया कि विज्ञान साहित्य के पूरे अनुवाद के लिए हमारे पास अपने शब्द होने चाहिए, शब्दावलियाँ तैयार होनी चाहिए। और उन्होंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की जो है वो शब्दावलियाँ तैयार की। उन शब्दावलियों से बहुत लाभ हुआ। हम लोगों ने शुरू में जब अनुवाद शुरू किया था, CSIR का ही एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी भारत की संपदा, उसको डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र जो है बहुत प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उस समय उन्होंने उसकी जिम्मेदारी संभाली थी। तुलसन पाल पाठक जी उसमें थे जो सहायक संपादक उनके साथ काम कर रहे थे। इन सब लोगों ने बड़े मन से जो है वो उसको शुरू किया था। और वो अनुवाद जब शुरू हुआ तो पहली बार हमारा परिचय शब्दावलियों से हुआ और उन शब्दावलियों को लेकर के। अब लेकिन सबसे बड़ी बात वही है क्योंकि उनमें ज़्यादातर जानकारी तकनीकी है, तो शब्दावलियों में भी तकनीकी शब्द हैं। वो तकनीकी शब्द उसी तरह से आएंगे उसको, क्योंकि जब हम उन पर आधारित कोई आम जन के लिए लेख लिखेंगे तो हम उसको सरल कर देंगे। हम शब्दावलियों के शब्दों को थोड़ा कम कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अनुवाद में समझाना नहीं, व्याख्या नहीं करनी है हमको। अनुवाद में तो सटीक शब्दों में जो लिखा है उसी को हमने अनुवाद उसी का करना है।
तो विनीता जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अनुवाद करते समय समस्याएं बहुत आ रही हैं, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जनता के लिए, तो वो समस्याओं से निपटारा करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली समस्या जो अनुवाद में आती है वो आती है एक अच्छे ट्रेंड अनुवादक की, क्योंकि जैसा पहले भी बोला मेवाड़ी जी ने कहा कि भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप जिस भाषा से ट्रांसलेट कर रहे हैं वो भाषा आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। लेखक क्या कहना चाह रहा है, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कैसे अनुवाद करेंगे। बिल्कुल। दूसरे, जिस भाषा में आप अनुवाद करने जा रहे हैं वो भाषा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। आजकल लोगों का हिंदी का ज्ञान कैसा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि आप जिस विज्ञान विषय का अनुवाद कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूरी ही होनी चाहिए। गहरी जानकारी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही वर्ड के मीनिंग जब आप विषय बदलता है तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्लांट, अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो प्लांट है संयंत्र, और जब आप एग्रीकल्चर या बॉटनी की बात करते हैं तो वो हो जाता है पौधा। तो एक ट्रेंड अनुवादक सबसे बड़ी जो है समस्या है इस समय की, लोग मतलब मौजूद नहीं है। लोग सीखना नहीं चाहते ट्रांसलेशन को, क्योंकि एक तो ट्रांसलेशन को लोग ये मान के चलते हैं कि ये दूसरे दर्जे का काम है। मौलिक लेखन की जो वो है मतलब पूछ है सब लोगों में, वो ट्रांसलेशन की शायद नहीं है, इसलिए ट्रांसलेटर्स नहीं आ रहे हैं, कहना चाहिए। और दूसरी एक समस्या वही है कि आपको जैसा कि बताया मेवाड़ी जी ने कि शब्दावलियां तो बन गई हैं, उसमें एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो उसमें से आपको सही शब्द चुनना ये आना चाहिए। तो अनुवादक का बहुत ट्रेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन का काम है या अनुवाद का काम है, ये केवल शब्दावलियों के दम पे नहीं किया जा सकता। इसमें ट्रांसलेटर की सूझबूझ और ज्ञान जो है बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। गीता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ आपने बताया उस हिसाब से अनुवाद तो वो है जो अनुवाद न लगे। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अनुवाद न लगे कि इसी भाषा में मौलिक रूप से लिखा गया है। शब्द की बात अभी विनीता जी ने बताई, तो शब्द में मैं आपको बताऊं कभी कभी कैसे उसमें भ्रम हो जाता है। आज से कम 40 साल पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में अंग्रेजी के, उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन गूसबेरी रिजुविनेट्स अवर सेल्स करके ऐसा कुछ दिया हुआ था। वो खबर आई और वो हिंदी में नहीं आई, अंग्रेजी में भी पढ़ी गई, खबर आई और चली गई, कोई कहीं कुछ चर्चा नहीं हुई। काश ये पता होता, हिंदी में उसका अनुवाद कर लिया होता या अंग्रेजी में भी लिया जाता। व्हाट इज इंडियन गूसबेरी, है क्या वो ये था कि आंवला हमारी कोशिकाओं को पुनर्जीवन, उनको फिर से मतलब जो है उनको जीवन प्रदान करता है करके। तो हमारे तो सारे जितने अवलेह हैं और जितना आंवला पर ही आधारित है, सारा हमारा आयुर्वेद उस पर आधारित है। तो ये ज्ञान न होने के कारण, जबकि ये इतनी अच्छी खबर बन सकती थी कि आंवला, रूस में वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध किया है, ये खोज की है कि आंवले में ऐसा तत्व होता है जो कि हमको पुनर्जीवन प्रदान कर सकता है, हमारी कोशिकाओं को नया जीवन दे सकता है। ये चीज़ हो सकती थी। लेकिन इससे भी एक मज़ेदार, मैं अखबार की खबर आपको बताऊं, अभी मैंने 1-2 साल पहले एक राष्ट्रीय अखबार के ही प्रथम पृष्ठ पर बॉक्स में पढ़ी। उसमें ये था कि मानसून पंछी मानसून की अगवानी करते ओडिशा पहुंच गए हैं चटाका पाखी। मैं इतना सालेम अली को भी पढ़ता हूँ, सारी चिड़ियों के बारे में पढ़ता हूँ, चटाका पाखी ये क्या चीज़ है। मैं बहुत सोचता रहा और आखिर में मैंने उसको अंग्रेजी में लिखा CHATA, पता लगा कि वो चातक को कह रहे हैं। और हिंदी के अखबार में हमारे यहाँ ऊपर लिखा था कि मानसून की अगवानी करते चटाका पाखी ओडिशा पहुँच गए हैं करके। अब कहाँ चटाका हो गया, काश उसको देख लिया गया होता। आज तो इतना गूगल पर मतलब कुछ भी हम तुरंत के तुरंत देख सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। हमारे पास डिक्शनरियाँ हैं, हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया हैं, हमारे पास किताबें हैं। तो सबसे बड़ी बात एक जो अभी विनीता जी की बात में ही मैं जोड़ूंगा कि अनुवादक का बहुश्रुत बहुपठित होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का उसे जितना ही ज़्यादा ज्ञान होगा,
शब्दों के बारे में जितना ही वो ज़्यादा जानेगा, उनके उत्पत्ति के बारे में, उनकी व्युत्पत्ति के बारे में, वे शब्द कहाँ से आए, वे शब्द क्या कह रहे हैं, हर शब्द बोलता है, शब्द के भीतर जो है अर्थ छिपा हुआ है। हम जब उन शब्दों के करीब रहेंगे और उनको अपनाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो हमें अर्थ खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। विनीता जी, शब्दकोश है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ऐसा क्यों? शब्दकोश, मैंने जैसे आपको कहा ना कि ये अनुवादक की सूझबूझ और ज्ञान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अनुवाद की वो विषय को कितना समझता है और किस तरह से उसको पेश करता है लोगों के सामने। खाली डिक्शनरी लेने से तो वो बहुत जटिल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए शायद शब्दावलियों का प्रयोग कम किया जा रहा है। हालांकि आजकल तो उस पर जैसे अभी सब कुछ कम इस पे इंटरनेट पे उपलब्ध है, IM ट्रांसलेटर है, शब्दकोश हैं, ये सब हैं। लेकिन एक तो सब वही सबसे घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपको विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। केवल शब्दावली, और आजकल जो नए नए प्रगत विषय जो निकल रहे हैं, नई नई शाखाएं विज्ञान की निकल रही हैं, उनके ऊपर शब्दावलियाँ उपलब्ध हैं भी नहीं। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर तो थोड़े शब्द फिर भी मिलने लगे हैं, लेकिन अब जैसे साइबर स्पेस है या स्पेस में नए नए चीज़ें इजाद हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी नहीं है कुछ भी। तो हर चीज़ के लिए डिक्शनरी उपलब्ध भी नहीं है कि उसके लिए प्रयोग की जा सके। तो अभी तक शायद एक इसीलिए ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। तो विनीता जी, इसी के साथ ये कि वैज्ञानिक विषयों के अनुवाद में और क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं मेनली तो जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे मेन चीज़ तो ट्रांसलेटर की होती है, क्योंकि वही तो उसको चलाने वाला है। और दूसरी बात, शब्दावली तो अब काफ़ी कुछ उपलब्ध है, कुछ नहीं है। नहीं तो हमने एक उसके लिए ये भी एक निकाला है कि अब हम जैसे अंग्रेज़ी के शब्दों को ही इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। कहते हैं ना कि मतलब दूसरों भाषा के शब्द इस्तेमाल करने से हमारी भाषा और समृद्ध होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने अगर कहीं, क्योंकि अगर किसी को समझ में ना आए तो वो लिखने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। जैसे वो एक 2 लाइनों में किसी ने कहा है ना कि आप कहें और दूसरा समझे वाली बात, तभी बात कहने का मज़ा है। आपने कहा और आपने समझ लिया, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए शब्दावली का प्रयोग ना करके अगर ऐसे कोई जटिल शब्द हैं तो उनको हम अंग्रेजी में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस तरह से भी अनुवाद को एक सरल बनाया जा सकता है। अनुवाद को रोचक बनाने का तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि अनुवादक को तो केवल जो मौलिक लेखक है उसके विचार से चलना पड़ता है। जो उसने एक बार लिख दिया है उसको उसी को फॉलो करना है, वो अपने आप उसमें वही वास्तविकता होती है। आप यथार्थ से हट नहीं सकते। तो आपको उसी को फॉलो करना है, जैसे भी करना है, और जो समस्याएं आ रही हैं उनको आपको हल करना है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप उसमें अपनी विचार, अपने वो कुछ उसमें जोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक सीमा होती है अनुवादक की। इसमें मैं जोड़ना चाहूँ कि शब्दावली का सबसे बड़ा जो योगदान है, हालांकि वो अभी पूरा नहीं है, वो योगदान यह है कि जो एक प्रायः प्रचलन में शब्द आ गए हैं उनका मानकीकरण हो गया है। हम लोग उन शब्दों को वैसे समझने लगे हैं और हिंदी में एक मानकीकृत भाषा अनुवाद के लिए हमारे पास आ गई है। वो शब्द रूढ़ होते चले गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ न तो हो सकते हैं और न हुए हैं, क्योंकि वो इतने जटिल शब्द हैं कि उनसे अर्थ समझ में नहीं आता। तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि शायद, जैसा अभी विनीता जी ने कहा, कि हम दूसरी भाषा से बहुत स्वतंत्र होकर के उस शब्द को लें, हम स्वागत करें उस शब्द का, वो शब्द लेकर के हमें देना चाहिए। हम डीएनए कह रहे हैं, अभी आपने डीएनए कहा, तो डीएनए हम सब समझ रहे हैं। अब उसका हम हिंदी बनाने लग जाएं तो लौह पथगामिनी करके तो कोई नहीं समझेगा। हमें ट्रेन अगर कह रहे हैं तो सब लोग समझ रहे हैं इस तरह से। तो ये शब्दों का मानकीकरण भी जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी जो खटकता है सबसे ज़्यादा, वो खटकता है हमें वैज्ञानिकों के नाम में। जैसे देखिए, आइंस्टाइन कोई लिखेगा, कोई आइंस्टीन लिखेगा, जरूरी है। तो ये मानकीकरण जरूरी है। हमें तय कर लेना चाहिए कि उच्चारण के हिसाब से और उनकी भाषा के हिसाब से आइंस्टाइन सही जो है शब्द है, हमें आइंस्टीन नहीं लिखना चाहिए, हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए आइंस्टाइन। तो वो रूढ़ हो जाएगा। आगे चल करके नई पीढ़ी के जो अनुवादक हैं वो भी आइंस्टाइन लिखने लगेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती की जाती है, कोई सीवी रमण लिखता है, कोई सीवी रमन लिखता है, जबकि वो चंद्रशेखर वेंकट रामन है। रामन जरूरी है उसमें, चंद्रशेखर वेंकट रामन सही नाम है, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही राजा रमन्ना है, राजा रमन्ना को राजा रामन्ना लिख देते हैं लोग, उसमें अन्ना जो है वहाँ बड़ा भाई होता है। राजा रामन्ना, राम हैं और अन्ना है, राम बड़े भाई से अर्थ है, तो रामन्ना ही होंगे, वो रामन्ना नहीं होंगे। ऐसे आपको बताऊं मैं, मेघनाद शाह हैं,
लेकिन तमाम लोग मेघनाथ साहा हैं और बड़े वो ऐसे लिख जाते हैं कि मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा तो वो रावण वाली कहानी में आते हैं, वहाँ तो मेघनाथ जो है यानी कि वो शब्द का जो आपने कहा कि अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। इसके साथ सबसे अच्छी कहानी क्या है कि मेघनाथ इसलिए क्योंकि जिसमें उनका जन्म हुआ वो जिस झोपड़ी में थे, मुख्य वहाँ बंगाल में ये नियम था कि मुख्य घर से अलग एक झोपड़ी में, उसमें जब प्रसव होने वाला होता था तो माँ वहाँ रहती थी और दादी जो है बच्चे की वहाँ थी। तो इतनी देर में जो है मेघ गरज रहे थे, तमाम बारिश आने को थी और बिजली कड़क रही थी और आंधी आई और तमाम उसको उड़ा भी ले गई और इतनी देर में बच्चे का जन्म हो गया। तो दादी ने कहा कि मैं इसका नाम जो है वो बच्चा हुआ, छेले हुए छे लड़का हो गया की बात हुई। दादी ने कहा मैं तो इसका नाम मेघनाद रखूंगी, मेघों का नाद हम लोग सुन रहे हैं इसलिए वो मेघनाद हुए। अगर हम शब्दों के लिए इस तरह शब्दों के इतिहास को भी ढूंढें, उनको वो कहाँ से आ रहे हैं इस बात को ढूंढें, तो हम उनका मर्म समझ जाएंगे, हमें पता लगेगा मेघनाथ साहा क्यों मेघनाद थे। इस तरह तमाम नामों की कहानी है। इसलिए विज्ञान में चाहे वैज्ञानिकों का सबसे अधिक, उनमें गैलीले हम लोग लिखते हैं, उसको भी कोई गैलीलियो छोटा लिखेगा, कोई गैलीलियो लिखेगा, इस तरह के और तमाम शब्द हैं। मतलब उनका मानकीकरण बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही रोचक और मज़ेदार किस्सों पर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अनुवाद कितना ज़रूरी है जब हम विज्ञान साहित्य की बात करते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी लोगों का। ब्रेक के बाद चर्चा कर रहे हैं हम वैज्ञानिक अनुवाद के बारे में। विनीता जी, कहीं ना कहीं आज भी हिंदी में विज्ञान से जुड़ी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या अनुवाद का सहारा लेकर हिंदी में विज्ञान साहित्य को समृद्ध नहीं किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। और अनुवाद केवल आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि विज्ञान हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर चुका है कि हम बिना विज्ञान के तो आज एक कदम भी नहीं चल सकते। तो जब तक उन सब चीज़ों की जानकारी, क्योंकि विज्ञान से जहाँ लाभ है वहाँ बहुत सी हानियाँ भी हैं, बिल्कुल, तो हमें दोनों पक्ष लोगों के सामने रखने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुवाद इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर विज्ञान का अनुवाद नहीं किया गया तो वो केवल एक थोड़े से लोगों तक सीमित रह जाएगा। जिनको अंग्रेज़ी का ज्ञान है उन तक तो विज्ञान पहुँचेगा, जो बाकी लोग हैं उनको और कैसे पता चलेगा कुछ भी। और जहाँ भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत तो आधा गाँवों में बसता है, तो उन तक ले जाने के लिए हमें उनकी भाषा में ही बात करनी होगी और उनको उसी ढंग से समझाना पड़ेगा, हल्की भाषा में, कि क्या कुछ हो रहा है। हल्की भाषा कहें तो सरल भाषा की बात कर रही हूं? जी हाँ, मैं सरल भाषा की बात कर रही हूँ कि उनको बहुत बड़े बड़े तकनीकी शब्दों के सहारे तो समझाया नहीं जा सकता। इसलिए अनुवाद तो बहुत ज़रूरी है। उससे न केवल हमारा साहित्य समृद्ध होगा बल्कि गली गली में बात पहुँचेगी, लोगों तक बात पहुँचेगी। तो अभी किन किन भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है फिलहाल में? क्योंकि अंग्रेजी में ऑलरेडी है, हिंदी में हो रहा है, तो नहीं, भाषाएं तो जितनी भी भारत में तो भाषाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं। संविधान में ही शायद कितनी 16-17 भाषाएं हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, जैसे NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट, करेक्ट, तो वो सारी भाषाओं में अनुवाद कराते हैं। कोई भी एक जैसे पॉपुलर साइंस की बुक उनके यहाँ से पब्लिश होती है तो वो सारी भाषाओं में ट्रांसलेट होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर रीजनल भाषा में किताबें आती हैं तो हिंदी में सरल बनाने के बजाय अगर रीजनल में सरल बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों की समझ में आएगा? नहीं, रीजनल तो उसी रीजन तक सीमित रहेगा ना, और हिंदी ऐसी चीज़ है जो वाइड स्प्रेड है। तो हिंदी को सरल कर दिया जाए। हिंदी नहीं, सरल वो भी निकाली जाती है, क्योंकि रीजनल जो पढ़ने वाला है उसे भी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा तभी वो रीजनल पढ़ रहा है, तो सरल तो हमें उसे भी बनाना पड़ेगा जी। लेकिन हिंदी जो है वो सारे में चलता है। अब जैसे नॉर्थ की पूरी बेल्ट में हिंदी ही चलती है, तो हिंदी भी सरल बनानी ही पड़ेगी हमें। उसको हम बहुत रोचक नहीं बना सकते, बट स्टिल हम उसे सरल तो बना ही सकते हैं जी। और मेवाड़ी जी, आज कई विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुवाद जो है वो सिलेबस में भी शामिल है, लेकिन हिंदी भाषा को अनुवाद की कमी का तब भी सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण तो इच्छा की बात है कि उसको लागू किया गया है या नहीं, अनुवाद पर कितना जोर दिया जा रहा है।
मुझे एक अनुवाद की बहुत ही अच्छी प्रयोगशाला में काम करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के जो उस समय के कुलपति थे डॉक्टर ध्यानपाल सिंह, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा हिंदी में देंगे। और हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने एक तिथि तय कर ली कि हम शिक्षा का माध्यम हिंदी कर रहे हैं इन 2 विषयों के लिए। और वो शुरू हो गया। अब शुरू तो हो गया, तो हम कई अनुवाद के लिए लोग वहाँ बुलाए गए, जिनमें मुझे भी ये मतलब मौका मिला, मैं भी वहाँ गया। और हम लोगों ने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें तैयार की। वो पुस्तकें कहाँ से थी, क्योंकि उसमें तुरंत मौलिक नहीं हो सकता था। तो हमने जो पुस्तकें वो अंग्रेजी में पढ़ रहे थे उनका तुरंत जो है अनुवाद किया। लगातार उसका अनुवाद करके शब्दावलियाँ हमारे पास थीं, जो जैसे बताया कि शब्दावलियाँ उपलब्ध हैं। तो अनुवाद करने के बाद उनको हिंदी में तैयार कर दिया गया। उसको पंतनगर विश्वविद्यालय ने भी छापा और वहाँ की हिंदी अकादमी जो थी, उस समय उत्तर प्रदेश होता था, तो उन्होंने भी छापा। तो इस तरह से पुस्तकें आ गई और शिक्षा का माध्यम हिंदी लागू कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही फिर हम वहाँ के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, उनको लगातार प्रेरित करते रहे कि आप लोग मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखिए। और फिर जैसे मैंने एक अनुवाद किया था, पॉलमैन एंड बॉर ठाकुर करके उनकी किताब थी, ब्रीडिंग एशियन फील्ड क्रॉप्स, काफ़ी बड़ी पुस्तक थी। तो उसकी वो तो अनुवाद हो गया, छप गया और बच्चों को मिल गया पढ़ने के लिए। प्लांट ब्रीडिंग पर थी वो। और उसका प्रैक्टिकल की जो किताब थी, डॉक्टर राय थे एक, उनके साथ मिलकर के हमने जो है उसकी व्यावहारिक पादप प्रजनन करके उसकी पुस्तक लिखवा ली। तो अब वो मौलिक आ गया। तो इस तरह से अगर इच्छा हो तो उसको लागू भी किया जा सकता है, साथ ही उस अनुवाद को रोचक भी बनाया जा सकता है। तकनीकी शब्दों के अलावा उसको समझ सकें, ये अनुवादक का काम है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं केवल उसका शब्दानुवाद नहीं कर देना है, मक्खी की जगह मक्खी नहीं बैठानी है, आपने उसको समझने लायक भी बनाना है, रोचक भी बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम साहित्य पढ़ते हैं या हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो जब तक वो रोचक नहीं होती हम लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुचि नहीं लेते हैं। रोचक बनाना कितना आवश्यक है, और क्या अगर मुझे थोड़े से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरी अपनी जो है सोच है वो ये है कि मैं अनुवाद को सामान्यतः एक कला कहा जाता है कि अनुवाद एक कला है, लेकिन मैं अनुवाद को कला, विज्ञान और साहित्य 3 मानता हूँ। क्यों मानता हूँ कि कला, आर्ट तो है ही, कि अनुवाद का पूरा एक अपने अंदर ये योग्यता होनी चाहिए और मन होना चाहिए करने के लिए। उसके बाद विज्ञान इसलिए मानता हूँ कि तथ्य परखता, वो तथ्य, फैक्ट्स को बिना तोड़े हुए जो विज्ञान है उसको हूबहू मैं अपने अनुवाद में ला सकूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो विज्ञान है, वो अनुवाद। उसके बाद साहित्य। अब साहित्य कहाँ से आ गया? ताकि उसमें मैं सरसता भी दे सकूं, समझने लायक बना सकूं, उसको रोचक बना सकूं। मैं आपको उदाहरण, आपने कहा तो मैं एक अपने उसका अनुवाद का उदाहरण देना चाहूँगा। ये वाक्य हैं, ऑन ए कोल्ड जनवरी डे इन 1976 प्राइवेट डेविड लेविस केम डाउन विद फ्लू, स्ट्रक विद द क्लासिक सिम्टम्स, हेडेक, सोर थ्रोट, फीवर. Lewis was told to go to his barracks at Fort Dix, New Jersey and get some rest. Instead, he went on a march with other grunts, collapsed, and after being rushed to the base hospital, died on February 4. He was the first, and as it would turn out, the only fatality of the great swine flu epidemic in 1970. Swine flu हो गया था। और पहला ये मरीज जो जिसका निधन हो गया उसके बारे में है जनवरी 1976। अब हिंदी में आ रहा है। जनवरी 1976, उस दिन कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी जब रंगरूट डेविड लेविस को पता लगा कि उसे फ्लू हो गया है। रोग के लक्षण स्पष्ट थे, सिरदर्द, गले में खारिश और बुखार। उसे फोर्ट डिक्स, न्यू जर्सी स्थित बैरकों में जाकर आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन वह साथी सैनिकों के साथ मार्च पर निकल गया और वहां बेहोश हो गया। उसे बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई। 1976 में फैली सुअर फ्लू की महामारी का वही पहला और अंतिम शिकार था। ये स्पेन में अनुवाद किया था मैंने। स्पेन में काफ़ी सैकड़ों अनुवाद किए उनके लिए, विज्ञान के और साहित्य के। तो उनमें से जैसे एक अंश ये था।
कहने का मतलब ये है कि अब हिंदी में हम कह रहे हैं तो वो कपा देने वाली ठंड और वो सिर दर्द, वो खारिश, वो बुखार, इनके लिए शब्द शायद जटिल भी होंगे, लेकिन ये एक आम शब्द लिए गए हैं जिससे कि ये समझ में आ रहा है जी। तो इस तरह से हम निश्चित रूप से इसको सरल बना सकते हैं। मैं एक उदाहरण और दूं क्या? जी जी। जैसे है द कटिंग एज करके एक लेख था, उसमें है द सर्जन कंसंट्रेट्स intently at the as he manipulates instruments around the patient's esophagus, right where it joins up with stomach. The patient has been troubled with acid reflux, digestive juices splashing and irritating the delicate lining of the esophagus. The surgery should help. Isop, move in, he barks to the assistant. Reflux surgery is very common, routinely performed at hospitals around the world. What separates this case from the rest is that Isop is a surgeon robot operated by remote control. अब इसको देखिए, रोबोट शल्य चिकित्सा चिकित्सा जगत में क्रांति ला रही है। मरीज की ग्रासनली जहां पर उसके आमाशय से मिलती है, शल्य चिकित्सक उस हिस्से को गौर से देखते हुए उस पर अपने औजार कसता है। यह मरीज खटास और जलन की शिकायत से परेशान है। उसके पाचक रस उछलकर ग्रासनली की नाजुक दीवार में जलन पैदा कर देते हैं। इस रिफ्लेक्स शल्य क्रिया से उसे जरूर फायदा होगा। ई सब भीतर आओ, शल्य चिकित्सक ने जोर से आवाज दी। रिफ्लेक्स शल्य क्रिया आज आम बात हो चुकी है। विश्व भर के अस्पतालों में आए दिन इस तरह की शल्य क्रिया की जाती है, लेकिन अन्य घटनाओं से इस घटना में फर्क यह है कि इसमें शल्य क्रिया एक रोबोट कर रहा है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। हम आराम जो से समझ में आ रहा है, वो हम हिंदी में सुन रहे हैं। इसमें एक चीज आपको मैं बताऊं कि मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कई कविताओं का भी अनुवाद किया है, तो उसमें मैंने देखा कि एक इंजीनियर, देश का राष्ट्रपति, वो तो अपनी जगह हुए, लेकिन एक बेसिक जो उनके एकेडमिक जो और अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर वो एक इंजीनियर थे, और उनके भीतर का जो एक साहित्यकार था, जो एक कवि था, उस कवि ने वो कविताएं लिखी, उन्होंने अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो उनको उस समय अनुवाद करना, मतलब मैंने देखा कि कवि की उन भावनाओं को पकड़ना, जो कि एक इंजीनियर और वैज्ञानिक है, उनको लेकर के ठीक उसी तरह से उन भावनाओं को व्यक्त कर देना, वो अनुवाद में जटिल होता है। लेकिन जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं, ठीक उन्हीं भावनाओं को लेकर के आप अनुवाद नहीं कर देंगे, तब तक दिक्कत होगी। तो मतलब एक तरह से मेवाड़ी जी का कहने का तात्पर्य ये है कि अनुवादक को लेखक के उससे सोचना पड़ता है, अपने दिमाग से नहीं, लेखक के उससे सोचना पड़ता है, उसकी भावनाओं में जाना पड़ता है, तब एक अच्छा अनुवाद सामने आता है। आपको बताऊं, इसमें मैं आपने कॉलरेज का नाम सुना होगा, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उसमें उसका क्या चीज़ है, उसका राइम ऑफ द ओल्ड मैरिनर करके बहुत लंबी कविता है। मैंने एक लेख लिखा था, वह दाव तो इस धरती की नहीं, वह दाव तो इस धरती की नहीं, मैंने लिखा तो आपको आश्चर्य होता है कि ये क्या है, वह दाव तो इस धरती की नहीं, जो कुछ भी ऐसी धरती में है तो फिर वो कहाँ से आ गई। तो ये उसके अंदर एक जिज्ञासा है, तब आप लेख पढ़ते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो उसमें ये हो गया मेटल फ्रॉम द स्काई, तो बात खत्म हो गई। मेटल फ्रॉम द स्पेस, मेटल फ्रॉम द स्काई, तो रहस्य खत्म हो गया। अब आप खाली अगर रूखा पढ़िए उसको उस तरह से। लेकिन उसमें जो मैं उसकी बात कर रहा था, राइम ऑफ द ओल्ड मैरिनर, उसकी पंक्तियां कुछ इस तरह हैं, मतलब कॉलरेज की। द अपर लेयर बर्स्ट इनटू लाइफ and 100 fire flecks seen, to and fro they were hurried about। हिंदी में उन पंक्तियों का अनुवाद मैंने कुछ इस तरह से किया। जीवंत हो उठी ऊपर वहाँ हवा, और दिखने लगी सैकड़ों अग्नि पताकाएं यहाँ वहाँ तेजी से गुजरती हुई। तो ये जो हुआ कि हम उनको उसी तरह से हिंदी में ले आ रहे हैं, तो वो मौलिक उसका मौलिक स्वाद आए, मौलिक लगे वो, मतलब जो है। इसलिए चाहे वैज्ञानिक अनुवाद हो, चाहे कोई भी अनुवाद हो, पहली बात
भाषा का पूरा ज्ञान, दोनों भाषाओं को, अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है हम पूरा समझें, फिर अंग्रेजी में विज्ञान क्या उसके भीतर कहा जा रहा है उसको हम पूरी तरह समझें, और उसके बाद उस अंग्रेजी में जो कहा गया है उस भाषा में उसको हम अपने लोगों को बताने के लिए ठीक वैसे ही अनुवाद कर दें। ये बेहद ज़रूरी तो है। विनीता जी, इतना तो हम लोगों ने समझा कि जो अनुवादक है वो तथ्य को नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं। सरलता पर भी उसको ध्यान देना जी है। हाँ, लेकिन जैसे बिल्कुल। शुरुआत में हमने आपसे बात की तो आपने कहा कि अनुवादक ज़्यादातर होते नहीं हैं, थोड़ा भागते हैं इस चीज़ से। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनुवादक मिल जाएं? किसी के अंदर ज़बरदस्ती तो देखिए चाह जगाई नहीं जा सकती है, लेकिन अगर कोई ये अपना एक संकल्प बना के चले कि हाँ हमें समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि विज्ञान हमारे जीवन में बिल्कुल रच बस गया है, और उसकी वजह से कई बार हमें जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब हमें किसी चीज़ की एक छोटा सा प्लग है, अगर आपको नहीं मालूम कि ये करंट मार सकता है तो अब कोई भी छू सकता है उसको, तो बताना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुछ एक ऐसे प्रयोगशालाएं जैसे कार्यशालाएं वगैरह करके और कुछ करके लोगों में इस चीज़ को प्रेरित इसके लिए करना पड़ेगा उन्हें कि वो आगे आएँ और लिखें। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बस एक चाह जगाने वाली बात है उनके अंदर कि वो लोकप्रिय विज्ञान लेखन में आगे आएँ और लोगों को बताएं। इस चीज़ को भी अपना एक मॉडल वो बना के चले कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे ख्याल भावना से जी, इसमें मुझे ये ध्यान आ रहा है कि जैसा विनीता जी ने कहा कि इसमें जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्ति के भीतर स्वयं मतलब वो रुचि पैदा हो। जैसे उस रुचि आपने वो रुचि कैसे पैदा हो, यही मेरा सवाल था कई आपसे। पुस्तकों का अनुवाद किया है जो कि नेस्केयर संस्था से भी छपी हुई हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से भी छपी है, ओरिजिनल तो लिखती ही हैं। तो ऐसे ही जैसे मेरी रुचि जागी तो मैंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया है। जैसे बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डॉक्टर डी बालासुब्रमण्यम, उनकी किताब है जीन्स एंड मीन्स, जीन और जीवन नाम से मैंने उस पुस्तक का अनुवाद किया। डॉक्टर असद आर रहमानी की किताब है कॉमन बर्ड्स ऑफ इंडिया करके, ऐसे हमारे पक्षी, वो मैंने अनुवाद किया। तो पक्षियों के बारे में उसको करते हुए खुद को पक्षियों के बारे में जानने की एक रुचि होना, और साथ ही किस तरह से मैं इसको अनुवाद करूं करके। इसी तरह से एक अनिर्बान हाजरा करके हैं, उनकी पुस्तक है, अमेरिका में है वो, उनकी पुस्तक है विज्ञान प्रसार ने प्रकाशित की है। उसका नाम है स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री करके, कहानी रसायन विज्ञान की। मैंने उस पुस्तक को जो है बड़ी चित्रों से भरी हुई पुस्तक है और बहुत ही मज़ेदार है। एक सबसे बड़ा अनुभव रहा कि उसके बाद मुझे एक पुस्तक मिली इसके मंगल ग्रह पर, जब हमारा मंगलयान छोड़ा जाने वाला था मंगल ग्रह की ओर, तो उस समय मैंने उस पुस्तक का अनुवाद किया। ये विज्ञान प्रसार से छपी हुई। तो ये केवल अपनी रुचि है, ये मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था, मेरा मन हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक बुक करी ट्रांसलेट तो आपको उसमें रुचि आने लगती लगती है। तो उससे भी थोड़ा सा एक जैसे कि उन्होंने भी कहा कि वो चित्रों से भरी हुई थी, अनुवाद बहुत अच्छा था, शब्दावली बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से कि वो ज़्यादा और कई बार अगर आप पुस्तकें पढ़ने को आपको अच्छी मिलती हैं, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेवाड़ी जी की एक सीरीज़ हमारे यहाँ विज्ञान प्रगति में मैं एडिटर हुआ करती थी तब, तो एक सीरीज़ निकली थी सूरज के आंगन में। वो सारी ग्रहों के बारे में थी। तब तक मुझे ग्रहों में कोई रुचि नहीं लेकिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने फिर आगे और जानने के लिए मतलब उस पे मैंने कई बुक्स जो थी वो पे ट्रांसलेट भी करी, मतलब उसको और जानने के लिए। तो एक तरह से कई बार पढ़ने से फ़ायदा भी होता है, और आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप पढ़ते हैं, आपकी रुचि बनती है, तो आप उससे भी प्रेरित होकर के ये सोचते हैं कि हाँ वो बुक भी बाद में वो सीरीज़ जो थी बुक के रूप में भी छपी, तो उसको भी मैंने एडिट किया। तो वहाँ से मुझे ग्रहों में दिलचस्पी एक तरह से पैदा हुई कि वो पढ़ के जानना चाहिए। जी, एक उदाहरण तो हमारे सामने है कि लेखिका खुद कह रही है कि मुझे रुचि आई और मैंने फिर जो है उसको आगे बढ़ के अनुवादक में। जी हाँ, उस समय तक इतना मैंने नहीं अनुवाद में किया था, लेकिन वो जानने के लिए फिर आपको ढूंढना तो पड़ेगा जी, और फिर आप वही चाहेंगे कि औरों को भी बताएं कि ये ऐसे है। मेवाड़ी जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इसका अनुवाद है वो सरल भाषा में होना चाहिए, वो रोचक होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अनुवाद का संपादन भी बहुत ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि संपादन होना चाहिए, और वो एक अनुभवी व्यक्ति से होना चाहिए। अगर अनुभवी नहीं है तो फिर क्या दिक्कत होगी। आपको बताऊं, जो मैं प्रयोगशाला बता रहा था कि मैं पदनगर कृषि विश्वविद्यालय में था और हमने अनुवाद करना शुरू किया, तो उसमें क्या हुआ कि एक पहले जो उसका संपादक की हैसियत से जो उसको देख रहे थे, वो चले गए थे दूसरे संपादक।
दूसरे संपादक जो थे उनकी ज़्यादा रुचि इसमें थी कि किसी तरह से इसमें मैं शामिल हो जाऊं करके, मेरा नाम आया करके ऐसे। तो उन्होंने तुरंत देखना शुरू किया। मैंने यूएसए को लिखा था संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने जहाँ जहाँ उसे देखा उसको काट करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर दिया, उन्होंने यूएनओ बना दिया उसको सारा। उन्होंने, मैंने जहाँ लिखा था कि बे ऑफ कैम्बे करके उसमें था, खंबात की खाड़ी उसका जो है, मुझे याद था कि परसिस खंबाता जो है वो उसी इलाके से रही होंगी किसी ज़माने की, भारत की जो है प्रसिद्ध जो है उनको सौंदर्य पर मिस इंडिया बनी थी। तो मैंने तुरंत, मुझे ध्यान आया परसिस खंबाता, खंबाता कौन थी, कहाँ से थी, और मैंने जो है खंबात की खाड़ी उसको लिखा। उन्होंने काट के उसको कैम्बे की खाड़ी कर दिया ऐसे। तो ये तो गड़बड़ हो गया सारा, अनुभव नहीं है। संपादन की वो बता रहे हैं मेवाड़ी जी, कई बार अनुवाद में भी ऐसे ऐसे ब्लंडर्स देखने को मिलते हैं कि वो कुछ का कुछ बना देते हैं। वो ये अर्थ का अनर्थ जो है ना, वो बहुत होने की संभावनाएं होती हैं और उसके लिए पहले वेटिंग भी जरूरी है और संपादन भी जरूरी है। तो इसलिए जो है बेहद जरूरी ये है कि एक अनुभवी व्यक्ति अनुवाद को जब देखेगा तो उसमें तमाम चीजों का पता लगेगा। हमने काफ़ी अपने मतलब जो है वर्षों तक ये काम किया है, जो पुनरीक्षण आपने बताया, वेटिंग का काम या संपादन का काम, और उसमें जैसे विज्ञान प्रसार की पत्रिका है ड्रीम 2047, उसके सारे अनुवाद होके आते थे। उस पूरे अनुवाद को हम पठनी बनाने के लिए 8 साल तक मैंने उसका हिंदी खंड का संपादन किया। तो उसके अनुवाद को देख करके, पठनी बना करके ही उसको पत्रिका में देते थे। विनीत जी ने एक पुस्तक का अनुवाद किया, प्रोफेसर यशपाल, विज्ञान को समर्पित जीवन, वो सारा पुस्तक का अनुवाद इनका था और उसको मुझे देखने का सौभाग्य मिला, मैंने भाषा संपादन किया। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, एक अनुभवी अनुवादक जो हैं तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, तो उसमें अच्छा लगता है कि ये अच्छा आ रहा है करके। लेकिन अगर अनुवादक से भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि जिस समय आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो उस समय आपका माइंड उसको कैसे ले रहा है ये पता नहीं होता। ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बार जब रुचि कितनी आ रही है ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नौसिखिया अनुवादक है जो नया नया शुरू कर रहा है तो उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है उतना, तो जाहिर है वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो वहाँ संपादक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार बहुत छोटी सी गलतियां होती हैं और उसी से बात बहुत बदल जाती है। जैसे एक छोटा सा एक सेंटेंस बताती हूँ, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ आईज, इसको आप क्या हिंदी करेंगे, मुफ्त नेत्रों का इलाज या नेत्रों का मुफ्त इलाज, मायने ही बदल जाते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए वेटिंग या संपादन बहुत ज़रूरी है जी। तो आज हमने बहुत ही रोचक जानकारी हासिल की, विज्ञान का अनुवाद किस तरह से होना चाहिए, कितना रोचक होना चाहिए, संपादन उसका होना चाहिए। तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें वैज्ञानिक अनुवाद से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जाना कि विज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुवाद कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग विज्ञान को आसानी से समझ सकें। वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, feedback@indiascience.in पर अपनी राय देकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे विज्ञान के एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।